तो हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे है, इजराइल को सीधी खुली चेतावनी दे दी है यमन के हूती विद्रोहियों ने, कहा बर्बाद कर देंगे जब तक के नहीं रोकेंगे ये लोग गाजा पर हमले। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आखिरकार क्यों गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्यों कहा कि लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। अगली खबर में यह भी बताएंगे आपको कि आखिरकार राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोल दिया बड़ा हमला। राहुल बोले इंडिया गठबंधन की बैठक से बीजेपी में खलबली है, और क्यों आखिरकार दोस्तों हमास के आगे इजराइल हुआ बेबस। क्यों अखिलेश यादव ने कह दिया कि मायावती के साथ नहीं करेंगे कोई भी काम, मायावती को मत लेना गठबंधन में। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पास में एक घंटी आएगी, सब्सक्राइब करने के बाद उसे भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले हमास के आगे इजराइल क्यों पड़ा कमजोर, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ आपको बता दें अब यमन ने बढ़ा दिया। दरअसल यमन ने चेतावनी दी है कि जब तक गाजा के मासूम लोगों को मारता रहेगा इजराइल, हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। यमन ने फिर से एक बार धमकी देते हुए कहा कि जितना भी जोर है इजराइल लगा ले, लेकिन अगर वो यमन के खास करके गाजा के लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहेगा, नरसंहार करता रहेगा, तब तक हम भी अपनी जंग जारी रखेंगे, चाहे बीच में अमेरिका आए या कोई भी आ जाए, ये जंग रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा। खड़गे बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, वो तमाम बिलों को पास कराना चाह रही है ताकि विपक्ष होगा ही नहीं तो कोई दोस्तों अड़ंगा ही नहीं आएगा। दरअसल आपको बता दें बीजेपी 3 कानूनों के बिल लेकर आ रही है संसद में, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जानबूझकर किया जा रहा है ताकि विपक्ष इसका विरोध न कर सके, इसलिए 151 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, खड़गे ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जाहिर सी बात है दोस्तों जो बीजेपी कर रही है वो उसके साथ भी हो सकता है जब वो सत्ता में नहीं होगी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को उड़ा डाला। जी हाँ, एक बार फिर से हमास का दिखा अलग रूप। दरअसल आपको बता दें चले हमास जो है वो अब खान यूनुस से निकाल रहा है इजराइल के सैनिकों को। आपको बता दें चले इजराइल के सैनिकों से हमास के लड़ाकों की झड़प हुई, कई सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिया। आपको बता दें चले इस जंग में दोस्तों इजराइल के कई लोग मारे जा रहे हैं, ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीधी सी बात यह दोस्तों हमास इजराइल की इस जंग में अब एक नया मोड़ आ गया, जहां पर हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमास के इस इशारे से, खास कर हमास के इस फैसले से इजराइल को एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री के नाम के लिए इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, खड़गे का नाम आगे आने से मच गया हड़कंप, बीजेपी में भगदड़। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एके और ममता बनर्जी ने एक फैसला लिया मिलकर। इन दोनों की जो अलग मीटिंग हुई थी इसका यही मतलब था कि वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाना चाहते थे। आपको बताते चले ममता बनर्जी और खास करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको पीएम बना फेस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास 55 साल का ओपिनियन है, उनके पास 55 साल का तजुर्बा है और उनका जो एक राजनीतिक कैरियर रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। आपको बताते चले खड़गे के नाम के ऊपर अब विचार होगा। सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर नेता है और कहीं ना कहीं मोदी से टकराने के लिए दोस्तों वो एक परफेक्ट चेहरा भी है। चेहरा इसलिए परफेक्ट है, हालांकि मैं जानता हूं राहुल गांधी बहुत पॉपुलर है दोस्तों, लेकिन खड़गे क्यों दोस्तों, खड़गे इसलिए दोस्तों क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक जो एज है ना वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के बराबर ही है या उनसे थोड़ी ज्यादा ही होगी बल्कि, तो खड़गे कम से कम उसमें फिट बैठते हैं मुकाबले के लिए। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ही विपक्ष, क्योंकि वो सीनियर है, अपना लीडर चुनना चाहता था। हालांकि उन्होंने खुद ने ही खड़गे ने अपना नाम अलग कर लिया अभी कि अभी ये चर्चा बाद में होंगी कौन पीएम बनेगा, पहले हमें अपने तमाम लेवल को मजबूत करना है और इस पर जो है यहाँ पर काम करना है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आखिरकार ईरान क्यों भड़का पाकिस्तान के ऊपर, ईरान ने पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पाकिस्तान के एक आतंकी हमले में कई ईरानी मारे गए। आपको बताते चले ये मामला बढ़ गया जिसके बाद पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है ईरान ने। दरअसल आपको बताते चले बताया जाता है एक चरमपंथी संगठन जो है उस संगठन ने जो है यहाँ पर जैश अलविदा नाम कुछ इस टाइप का है उस संगठन का नाम दोस्तों, उसने जो है यहाँ पर ईरान पर हमला कर दिया जिसमें कई ईरानी लोग मारे गए, जिसको लेकर अब आपको बता दे चले ईरान ने एक तरीके से सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कहा है कि पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, मतलब उनका जो संगठन है खास करके जो पाकिस्तान की सेना है उनका नियंत्रण ही नहीं है अपनी बॉर्डर
बॉर्डरों पर। उन्होंने कहा कि अपनी बॉर्डरों पर मजबूत पहरेदारी करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस गलती की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि मिलकर इस आतंकवाद को रोकना होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आतंकवादी कहीं पर भी आजकल हमले कर देते हैं, चाहे वो ईरान हो, इंडिया हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह इन लोगों का यही चल रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हूती विद्रोहियों से इतना डरने लगा इजराइल। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, लाल सागर की लड़ाई हूती विद्रोहियों की वजह से आई। आपको बता दें, एक तरफ हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से, तो दूसरी तरफ दोस्तों हूती विद्रोही यमन से। इन दोनों के बीच में दोस्तों उल्टा फंस गया है इजराइल। इजराइल को बहुत डर लग रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या करेगा ये संगठन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, यमन के हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी गलत हुआ, या फिर खास कर गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनका नरसंहार नहीं रोका गया, तो हम इस फैसले को रोकने वाले नहीं है। ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। सीधी सी बात कही गई है कि इस मामले पर बात करनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि ये क्या मैटर चल रहा है, सवाल ये है कि आखिरकार आप इस चीज को बढ़ावा कैसे दे सकते हो जो नरसंहार चल रहा है। आपने सिर्फ एक बहाना ले लिया है कि हम तो जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, हमास को। क्या ये दोस्तों हो सकता है कि हमास के चक्कर में जो लाखों लोग मारे जा रहे हैं उन बिचारों की जिंदगी का कोई मायने नहीं है। आज सारी संस्थाएं चुप बैठी हुई हैं, मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो फौरन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र, लेकिन कहां है अब वो कहां गायब होगा। अभी तो बहुत बयानबाजी कर रहा था वो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, बीजेपी देश की डेमोक्रेसी को डैमेज कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, लगातार सांसद से संसद तक जो सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है उसको लेकर राहुल जमकर भड़के। राहुल गांधी ने कहा कि 151 सांसद को अब तक बीजेपी बाहर निकलवा चुकी है। राहुल ने कहा कि दरअसल बीजेपी सच सुनना ही नहीं चाहती है। जो खास कर मैटर उठाया जा रहा है सुरक्षा चूक को लेकर, बीजेपी उससे भाग रही है। सीधी सी बात यह है दोस्तों, अब इन लोगों ने एक नया मुद्दा पकड़ लिया कि धनकर की मिमिक्री की, जगदीप धनकर की मिमिक्री की। वाह भैया, मतलब आप समझिए, एक मुद्दा पकड़ लिया गया और इनके लोग सोनिया गांधी को गाली देते हैं। इतनी वरिष्ठ नेता है, वो बुजुर्ग है दोस्तों। यही सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी को पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, तब तो ये लोग हंगामे नहीं करते। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं दोस्तों, खास करके ये दिखाई दे रहा है कि धनकर की मिमिक्री की, दर्द पे कोई मिमिक्री करना दोस्तों कोई गुनाह तो है नहीं, किसी की भी मिमिक्री कर सकते हैं लोग। नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम है, उनकी मिमिक्री करते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट। तो ये इतना बड़ी चीज नहीं थी। जिसको दरअसल हुआ क्या है कि बीजेपी ने सोचा चलो अब ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, हम ये मिमिक्री वाला मुद्दा उठा लेते हैं, इससे वो मुद्दा दब जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही रहा है, विपक्ष और भी मजबूत होता चला जा रहा है और बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, विपक्ष मानने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राघव चड्ढा ने खोल दिया राज। राघव चड्ढा बोले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने तय किया था स्टैलिन की अध्यक्षता में कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हम आगे रख देंगे। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो पीएम का नाम सबसे पहले इसलिए भी कुछ लोग जो है यहाँ पर उजागर करना चाह रहे हैं ताकि कम से कम एक चेहरा हो। जो बीजेपी दोस्तों जो बहाने मार रही है, बार बार लोगों से कह रही है कि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, कौन बनेगा दूल्हा, इस चीज को साफ करे पहले इंडिया गठबंधन। ये बीजेपी जानबूझ के एक नैरेटिव फैला रही है। यही नहीं, बीजेपी के तो ये भी झूठ फैला रही है नैरेटिव कि इसमें तो बहुत सारे चेहरे हैं, पीएम का चेहरा कौन होगा, ये लोग आपस में ही लड़ना है, इस तरीके की बातें भी फैलाई जा रही हैं। इसीलिए शायद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अकेले मिलकर ये तय किया था कि हम इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करेंगे और उनको पीएम के लिए एक तरीके से नॉमिनेट करेंगे कि यही पीएम बनना चाहिए। हालांकि उनकी बात सुनी गई है और यह भी कहा गया कि इस पे हम विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए टाइम मांगा है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि एक फेस जो है वो पहले से उजागर कर देना चाहिए ताकि पीएम का फेस पता रहे कौन है, क्योंकि जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, ये चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों और इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव। बोले बीजेपी कौन होती है तय करने वाली, कौन क्या करेगा। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार को लोगों ने सर पर चढ़ा लिया, सांसदों को बाहर कर रही है। उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें जो भी फैसले लिए गए हैं हम लोग साथ में है, कोई किसी से नाराज नहीं है। दरअसल कुछ मीडिया चैनल ये झूठ फैलाने में लगे हैं कि नीतीश और लालू जो है वो अब क्या करेंगे,
खरगे का नाम सामने आने से। जबकि दोस्तों आप समझिए, ये कोई बात है ही नहीं कि खरगे का नाम आगे आने से क्या करेंगे। मल्लिकार्जुन खरगे एक वरिष्ठ नेता है, 55 साल का उनका कैरियर रहा है राजनीति का। अच्छी बात है लोगों ने उनका नाम लिया सामने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि नीतीश और लालू तो शुरू से ये कह रहा है, लालू तो कि राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, वो तो राहुल को बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर खरगे का नाम भी सामने आता है, मल्लिकार्जुन खरगे साहब का, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, इसमें उनके नाम पर भी सहमति बन जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास और इजराइल के बीच में हो गया है बड़ा युद्ध। जी हाँ, आपको बताते हिजबुल्लाह ने कर दिया पूरी तरीके से आगाज। दरअसल आपको बताते चले, हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दाग दी। इजराइल को दोस्तों बौछार से नहला दिया, ये समझ लीजिए। आपको बताते चले, हिजबुल्लाह के सामने टिक नहीं पा रहा इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह के एक से बढ़ के एक अटैक सामने आ रहा है। आप सब जानते हैं दोस्तों, हिजबुल्लाह और खास कर जितनी भी चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग घिरे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो अपनी जंग को जारी रखेगा। इस जंग को जारी रखने का सबसे बड़ा मकसद पता है क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस वक्त हमें एक चीज देखने को मिल रही है, और वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि फिलहाल जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, खास कर जो बीजेपी द्वारा जो हम इजराइल द्वारा की जा रही है, उसका कहीं ना कहीं ये मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है हमास। और हमास के कहीं ना कहीं छाया छत्र में हिजबुल्लाह के बड़े हमले हो रहे हैं, और हिजबुल्लाह के सामने इजराइल बेबस पा रहा है अपने आप को, क्योंकि उसने कई बार कई बातें की लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा क्या हो गया अगर मिमिक्री कर दी तो? क्या मिमिक्री करना गुनाह है? आपको बताते चले, दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री करने के ऊपर अब बीजेपी के सबके नेताओं को समझा दिया गया कि सब लोग इस मुद्दे को उठाओ। खुद पीएम ने भी इस पर जो है दोस्तों ट्वीट किया है। आपको बताते चले, अब इस मुद्दे को जानबूझकर बीजेपी उछाल रही है ताकि दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन लोगों का, विपक्ष का, ये दब जाए। आपको बताते चले, इस सब मामले को लेकर ही विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेरा। विपक्ष ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन संजय रावत ने कहा कि मुझे जानी लीवर बहुत पसंद है, मुझे राजू श्रीवास्तव पसंद था, मुझे जूनियर महमूद पसंद थे, ये सब लोग मिमिक्री आर्टिस्ट ही थे, मिमिक्री भी किया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। दरअसल आपको बता दें, अगर पता ना हो तो, ममता बनर्जी के जो एक विधायक हैं, उन्होंने, कल्याण जी, उन्होंने सभापति की मिमिक्री कर दी थी, कल्याण बनर्जी ने, जिसके बाद ये पूरा मामला उठ गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खरगे खड़े होकर सुन रहे थे। अरे भैया, ऐसा क्या बोल दिया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मिमिक्री करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार बीजेपी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। अखिलेश की दो मांगे, पहला, मायावती को पार्टी में मत लेना, दूसरा, 80 का नारा देकर ही अखिलेश जो है इंडिया को पीडीए के साथ मिलाकर हराएंगे, इंडिया के साथ मिलकर हराएंगे बीजेपी को। दरअसल दोस्तों, मायावती को इस कुंभ में शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया कि मायावती को इसमें मत लेना। दरअसल दोस्तों, अगर देखा जाए तो मायावती बीजेपी की बी टीम कहलाती हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि मायावती ने कई बार बीजेपी का सपोर्ट किया है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आपको बताते चले, अगर मायावती को ना लेना सबसे अच्छा काम होगा कांग्रेस के लिए, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि दोस्तों मायावती पर भरोसा करना मेरे हिसाब से तो कहीं से सही नहीं है, क्योंकि मायावती दोस्तों बीजेपी के साथ मिली हुई है, इस बात में कोई दो राय होना नहीं चाहिए। जहां जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं वहां वहां मायावती अखिलेश को कमजोर कर देती थी। कई सीटें ऐसी थी जो मायावती की वजह से अखिलेश आ रहे हैं। कई बार मायावती ने कांग्रेस का भी नुकसान कराया। तो कम से कम के ऊपर भरोसा करना दोस्तों एक बेवकूफी भी हो सकती है। लेकिन अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हालांकि उनकी बात सुन ली गई है अखिलेश की, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर जो भी ये पूरा मामला है सबके सामने आ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला तबाही की ओर बढ़ रहा है इजराइल, अगर अपने कदम नहीं रोके तो खुद जलाएगा वो अपने देश को। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, ईरान ने साफ कहा है कि तबाही की ओर बढ़ता चला जा रहा है इजराइल, और इजराइल की तबाही दोस्तों खुद इजराइल अपनी आंखों से देखेगा। सिंपल सी बात यह है, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है दोस्तों, जो दिखाई दे रहा है कि बार बार इजराइल जो चीजें कर रहा है, खास करके वो चीजें नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि इसके कारण दोस्तों हमास और इजराइल के बीच दोनों ही जगहों पर जबरदस्त तरीके के जो है यहाँ पर पचड़े हो रहा है। पचड़े से मतलब मेरा ये है
कि ये जो भी नुकसान हो रहा है दोस्तों, जो यहाँ की डेमोक्रेसी बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप समझ लीजिए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं बात तो होना ही चाहिए। और आज जो चीजें हो रही हैं वो आपके और हमारे सामने है, तो कम से कम दोस्तों इस चीज को समझना होगा इजराइल को कि हमास का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका उससे भी ज्यादा हो रहा है। जो बर्बादियां चल रही है वो तो सबने देख ही लिया कि क्या हो रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है। तो हमास इजराइल की इस जंग का ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तमाम सांसदों को बाहर निकालना बीजेपी को पड़ा भारी। आपको बताते चले, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जमकर हुआ हल्ला बोल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों संसद का सेशन चल रहा है, मानसून सत्र, जिसमें तमाम लोगों को वो कर दिया गया है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, इसके दौरान दोस्तों काफी हंगामे भी हो रहे हैं। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही है दोस्तों कि भैया इतने सारे सांसदों को जिंदगी में पहली बार किसी ने निलंबित किया होगा। आज तक आपने संसद में कब देखा कि इतने सारे सांसदों को निलंबित कर दिया हो गया हो? आप एक काम करना, 2013, 2011, सॉरी 2011, 12, 10, 2010 के इस वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा। कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता में इतने सारे विधायकों को बाहर ही नहीं निकाला गया, जबकि बीजेपी के नेता टेबलों पर खड़े हो जाया करते थे, मनमोहन सिंह साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, वो देश के पीएम थे, और भी चीजें बोली जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए, कभी भी बीजेपी के सांसदों को बाहर नहीं धकेला गया। जो आज बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया अपनी सत्ता में। लेकिन अब कहते हैं ना दोस्तों कि फिलहाल सबका वक्त आता है, फिर से आएगा वो वक्त, फिर देखेंगे बीजेपी क्या कहती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिखर गए केजरीवाल बोले, हमारे तमाम नेताओं को बीजेपी ने डाल रखा है जेल में। हम एक सच्ची सरकार लाना चाहते हैं, कि ऐसी सरकार जो जनता के लिए काम करे, विपक्ष को ना टारगेट करे। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि सब होगा, लोगों का नाम भी चुना जाएगा, पीएम का फेस भी चुना जाएगा, और ये बात भी होगी कि आखिरकार देश का दोस्तों अगला पीएम कौन होगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि सीट शेयरिंग दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा है कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर हम अपने अपने राज्यों में इन लोगों को बताएंगे, बात करेंगे खुद ही कार्यकर्ता आपस में। जहां पर कोई पेच उलझेगा सीट शेयरिंग को लेकर, तो फिर हम लोग उसको सुलझाएंगे, हम लोग बैठकर सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। सीधी सी बात यह है दोस्तों, लोकसभा का मामला बहुत अलग होता है। जो सबसे ज्यादा एमपी चुनकर आएंगे वो ही देश का पीएम बन जाएगा। सीधी सी बात यह है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त मजबूती में दिखाई इसलिए दे रहा है कि दोस्तों ये इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कई पार्टियां बहुत मजबूत है, जिन्हें डेफिनेटली लोकसभा में बहुत सीटें मिलेंगी। पहला नाम तो आप केजरीवाल का ही ले लीजिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, पंजाब में और खास करके दिल्ली में केजरीवाल की अच्छी पकड़ है, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में उनको जीत मिली है। तो यहां से केजरीवाल मुझे मजबूत नजर आते हैं। डेफिनेटली लोकसभा की सारी सीटें केजरीवाल और कांग्रेस के खाते में ही जाएंगी। अगर हम बात करें दोस्तों जो है यहाँ पर ममता बनर्जी के गढ़ की, तो वहां पर ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, और लोकसभा की सीटें लगभग बंगाल में ममता बनर्जी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी बहुत बीजेपी के में भी जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को ही मिलने वाली है लोकसभा की। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में दोस्तों नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है। हालांकि इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बीजेपी की भी अच्छी दबिश है वहां पर, लेकिन दोस्तों जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी से अच्छा कमाल करेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा आरजेडी का जो एक परफॉर्मेंस था राज्य के चुनाव में, उसमें वो बहुत बेहतरीन रहा था। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हालांकि ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों सीधा मुकाबला अखिलेश और योगी के बीच में ही है। देखा जाए तो वहां पर कांग्रेस इस वक्त मजबूत नहीं है, अखिलेश की ही पार्टी मजबूत है, जो कहीं ना कहीं लोकसभा में सीटें सबसे ज्यादा जीतेगी। तो इसीलिए यह आकलन बिठाया जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े। आपको बताते चले, जो है शशि थरूर ने कहा कि बिना विपक्ष के सांसद चलाना ये देश की गरिमा का ठेस पहुंचाना है। जिस जनता ने इन सांसदों को चुनकर पहुंचाया था कि ये हमारे मुद्दे उठाएंगे, बीजेपी ने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को जो यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी ने टालने का काम किया है। तो अब दोस्तों ये चीज तो साफ हो जाती है।